स्टैट्स में आपने पढ़ा पिछली क्लास में लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, चार्ज डेंसिटी पढ़े थे। अब बात ये आती है इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन आता है। डेरिवेशन क्या आता है? डेरिवेशन ये कह रहा है कि कोई स्ट्रेट वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, ठीक, ये वायर यूनिफॉर्मली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। आपसे कह रहा है इस पॉजिटिवली चार्ज वायर की वजह से इस वायर से फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर, मान लिया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ के आएगा, ध्यान सुनना, ये विदाउट यूजिंग गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम यूज करके भी आता है, दो तरह से इसका डेरिवेशन होता है। तो मैंने कहा इसका जो क्वेश्चन आपसे लेके आएगा वो ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर या इलेक्ट्रिकल चार्ज वायर, ठीक है। इस जगह पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हमने कहा इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं यहां पर, ठीक। इस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। किया क्या है, ध्यान सुनो, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट काट लेंगे, ठीक। इस एलिमेंट को हम मान लेंगे कि इस एलिमेंट की जो चौड़ाई है वो dx है, और ये जो मिड पॉइंट था जहां पर से भी हम ले रहे हैं, यहां पर से इसकी डिस्टेंस स्मॉल x है, ठीक है। ये जो पॉइंट है वायर से करीब y हाइट पर है या y डिस्टेंस पर, ऐसा मैंने मान लिया, और इस पॉइंट P पर मुझको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पर जो चार्ज होगा यहाँ पर, वो चार्ज dq रहा होगा। भाई अगर स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज भी स्मॉल होगा, स्मॉल चार्ज का मतलब dq चार्ज है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने पढ़ा, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स हो, वो किस पर काम करता है, ध्यान सुनो, लाइन जॉइनिंग पर काम करता है। इस पॉइंट से इस एलिमेंट को अगर मैं जोड़ दूं, मैंने कहा यहां से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आउटवर्ड काम करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितनी, ध्यान सुनो, स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो DE आएगी। क्या बात समझ में आ रही? अच्छा, अब क्या करेंगे, हमने कहा ये जो परपेंडिकुलर लाइन है या DE को मैं अगर रिजॉल्व करना चाहूं तो एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। दो कंपोनेंट आएंगे, क्यों? तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मान लेते हैं इस वर्टिकल कंपोनेंट से इसने एंगल, या ऐसे समझो, हाँ, इस वर्टिकल कंपोनेंट से इसने एंगल बनाया थीटा, ठीक। वर्टिकल एंगल पे क्या आ जाएगा, यहाँ DE cos थीटा आ जाएगा क्या, और इधर क्या आ जाएगा, DE sin थीटा। बात समझ में आ रही? आसान है। चलो, एक साइड DE cos थीटा, एक साइड DE sin थीटा। हमने कहा कि भाई अगर इतना ही इस डायरेक्शन में भी कोई एलिमेंट हमने काटा होता, इस पे भी चार्ज बेहद छोटा होता, dq होता, ठीक। लेंथ कितना होता है, dx, और यहां से कितनी दूरी पर, x दूरी पर हमने एलिमेंट दोबारा काटा। तो इधर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो भी कुछ ऐसी होगी, DE। इसने भी अगर थीटा एंगल बनाया हो तो इसके भी दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक ऊपर की ओर मिलेगा DE cos थीटा, और दूसरा इधर की ओर मिलेगा क्या, DE sin थीटा, ठीक। तो हमको इस जगह पर चार चीजें मिल रही हैं, एक DE sin थीटा, दूसरा DE sin थीटा, एक DE cos थीटा, दूसरा DE cos थीटा, चार कंपोनेंट मिले। हमको रिजल्टेंट निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर जो रिजल्टेंट मिलेगा वो वेक्टर सम होगा। आसान चीज है। तो मैंने कहा E net at point P, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ध्यान सुनो। मैंने कहा E net अगर मैं लिखना चाहूँ, अलोंग x एक्सिस देखते हैं या हॉरिजॉन्टल देखते हैं, फिर वर्टिकल देखते हैं। हॉरिजॉन्टली मैं लिख देता हूँ ये समझाने के लिए, आप चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए बस। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर मैं देखना चाहूँ, ध्यान सुनो, एक DE sin थीटा इस डायरेक्शन में, दूसरा DE sin थीटा इस डायरेक्शन में। अगर दो वेक्टर जो कि एक दूसरे के इक्वल हो लेकिन मैग्नीट्यूड अपोजिट हो तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा,
जीरो, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। ये कितना आ गया, जीरो। तो यानी हॉरिजॉन्टली कोई हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगी। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी देखो वर्टिकली मिलती है या नहीं, देखते हैं। मैंने कहा अगर मैंने कहा ई नेट वर्टिकली, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा, देखना भाई, एक d cos थीटा इसकी वजह से, एक d cos थीटा इसकी वजह से, टोटल कितना आ गया 2 de cos थीटा। ठीक, हॉरिजॉन्टल 0 है, वर्टिकल 2d cos थीटा है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होगा वो क्या हो जाएगा भाई, x एक्सिस y एक्सिस वाला जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 2 de cos थीटा। बात समझ में आ रही है, आसान है। चलो अब क्या किया जाए भाई, हमको ये तो पता चल गया, ये de आया है, ध्यान रखना, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट से बना है ना तो बेहद छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ध्यान सुनो भाई, 2d cos थीटा आ गया। अब हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल वायर की वजह से, ठीक है। de की वैल्यू कितनी होगी ये देखिए। एक चीज याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता था E k q/r²। क्यों याद है, पॉइंट चार्ज रेस k q/r²। यहां पर ये जो छोटा सा एलिमेंट काट रखा है तो यहां पर क्या लिख देंगे dq। इलेक्ट्रिक फील्ड de कितनी आएगी, बट de कितना आएगा बोलो, k dq/r²। अब ध्यान सुनो r कितना है, यहां से इसको मिलाने वाली लाइन ये कही जाएगी r, है ना। r की वैल्यू कितनी आएगी, मैथ्स के स्टूडेंट बताओ जल्दी, x² + y² होल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर टोटल अंडर रूट। इनका परपेंडिकुलर क्या है, y² प्लस x²। अच्छा, हर किताब में वेरिएबल अलग अलग लिखा है, मैं यहाँ x y के तौर पर बताया हूँ, ठीक है। किताब में अगर यहाँ r यहाँ कुछ और लिखा हो तो परेशान नहीं होना, बस ये ध्यान रखना कि वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या करता है, ठीक है। ये आसान कर दिया हमने ताकि x एक्सिस y एक्सिस समझ में आए। अब देखो r², ठीक, मुझे कैलकुलेशन बड़ी बड़ी ना लिखनी पड़े इसलिए सिंपल r लिखा है, बाद में r की वैल्यू पुट करेंगे। तो d की वैल्यू आ गई, टोटल d निकालना होगा हमको, या ये कहूं कि de नेट कितना आया, 2d cos थीटा, 2de cos थीटा। लेकिन एक कंडीशन है, ध्यान रखना, अगर मैं इसको बीच से काट दूं तो मैंने 2 बार में कैलकुलेट किया, यानी कि इधर का कैलकुलेशन किया जा चुका है, इधर का भी किया जा चुका है। तो अब भाई ये 2 टाइम्स हो गया, अब आधे के लिए पढ़ाई करेंगे, आधे के लिए पढ़ाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। दोनों साइड का पढ़ लीजिए ना, आधे के लिए कैलकुलेट करो और आधे के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, d cos थीटा निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल ये आ जाएगा, है ना। फिर का d नेट ये आ गया। इस पर वैल्यू पुट करना चाहूं अगर मैं तो लिखूंगा 2 d की वैल्यू क्या है, k dq/r² cos थीटा, ठीक। dq क्या होगा, मैंने कहा मान लेते हैं कि ये जो वायर है, इस वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोला, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी जो है वो कितनी हो, लैम्डा। इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी हो, लैम्डा। तो लैम्डा होता क्या है, dq/dl, या यहाँ पर dl नहीं, यहाँ क्या है, dx है। जितना बड़ा एलिमेंट काटो उसी से डिवाइड करो, तो मैंने कहा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज dq है, लेंथ dx है, तो dq/dx लिखा जाएगा क्या, ठीक। तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा dx बराबर क्या आ जाएगा, dq। उठा के वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, 10 e नेट क्या लिखा जाएगा, देखो de नेट जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 2k लैम्डा dx, dq क्या लिख दिया, लैम्डा dx cos ऑफ थीटा अपॉन क्या लिखा जाए,
आर स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करते हैं, और वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर ना, आर स्क्वायर नहीं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा क्या? ठीक, ये वैल्यू थीटा में होगी, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, ये रहा हाइपोटेनस। ठीक, अगर मैं यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? इन डायग्राम tan थीटा क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सही, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये और ये दोनों चीजें आ जाएंगी ना, पर x अपॉन y, x अपॉन y, y इधर आ जाएगा, y tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा? x। बात समझ में आ रही? तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो हमको dx की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ dx डिफरेंशिएट करेंगे क्या? ध्यान सुनो, यहां से यहां तक सेपरेशन कांस्टेंट है, इसको नहीं हिला सकते। वेरिएबल क्या है भाई? x, यहां से यहां तक x वेरी करेगा, ये नहीं वेरी कर रहा। x अगर वेरिएबल है, x को डिफरेंशिएट करेंगे, y कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन नहीं किया जाता, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो y बाहर आ गया। अब ध्यान सुनो, अगर x वेरी कर रहा है तो थीटा भी तो वेरी कर रहा है। कौन कौन वेरिएबल? x वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल, दो वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डिफरेंशिएशन करना चाहूँ क्या लिखूंगा? y tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे? y sec स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर क्या लिख दिया जाएगा? dx। बात समझ में आ रही? मैथ्स वालों के लिए आसान हो जाता है, बायोलॉजी वालों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि मैथ्स वाले पढ़ने बहुत स्मार्ट होते हैं, आदत पड़ जाती है। चलो इसके आगे चीज देखी जाए। अब अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा? देखो dx की वैल्यू ध्यान में यहाँ पुट कर दी जाए, अभी थोड़ा लेंथी होता जा रहा है। ठीक है, de नेट क्या लिखूंगा? 2k लैम्डा। ठीक, dx की जगह क्या लिखूंगा? y sec स्क्वायर थीटा, इसको निकालना होगा, यहाँ लिखेंगे y sec स्क्वायर थीटा, और क्या लिखेंगे? d थीटा। ठीक है, और dx, अच्छा dx की वैल्यू पुट किया है, इनटू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, है ना? यहाँ तक आ गया। अच्छा, अब क्या किया जाए? डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दिया जाए। चलो इंटीग्रेशन, चलो इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैं टोटल वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर, थोड़ा जगह कम पड़ सकती है, हमको जगह बचा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, DE नेट जो है इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, 2k लैम्डा y। ठीक, इतनी चीजें कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या जाएगा? sec स्क्वायर थीटा d थीटा cos थीटा अपॉन y स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर। एक काम करता हूँ, r की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ, मुझे r काम आ रहा है। ठीक है, r की वैल्यू क्या है बोलो? y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट, है ना? लिखना चाहूँ तो पावर 1/2 लिख सकता हूँ। ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लगाया तो r स्क्वायर, अच्छा r स्क्वायर है तो ये अंडर रूट जो था, अंडर रूट का भी स्क्वायर हो जाएगा, एक स्टेप और नहीं लेता। ये r की वैल्यू हो गई होल रूट, ये तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब ध्यान रखना, हमको हमने इंटीग्रेशन लगाया है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन की लिमिट रखी जाएगी, 0 से लेकर के e तक के लिए कैलकुलेट करना। ठीक है, यहां ध्यान सुनो, वेरिएबल कौन है? थीटा। ठीक, हमने टोटल के लिए देखना है,
पर हमने कहा कि 2 लगा चुके हैं, यानी कि आधे के लिए पढ़ना है, इधर वाला पढ़ चुके हैं, आधे के लिए पढ़ना है, जो आधे के लिए पढ़ेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। मैंने कहा आधे के लिए क्या किया, 2 अगर छोड़ भाई एंगल यहां से स्टार्ट करके यहां तक देखा जाएगा, इनफिनिट लॉन्ग के लिए कहां तक जाएगा, पूरा ऐसे एंगल। तो भाई अगर इनफिनिट लॉन्ग के लिए तो एक एंगल इधर की ओर जो आएगा वो वर्टिकल से 90 डिग्री हो गया, ठीक, और जो नीचे की ओर है ये 0 डिग्री है, 0 से लेकर के 90 तक, थीटा यहीं से नापा गया है, ठीक है। तो 0 से लेकर के कहां तक, 90 90 लिखो, π/2 लिख दो जो तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। मैंने कहा इंटीग्रेट करने पर वैल्यू आई e कितना आया, 2k लैम्डा y, ठीक। इंटीग्रेशन चाहो तो एक cos थीटा से sec थीटा काट सकते हो, sec थीटा cos थीटा आपस में मल्टीप्लाई कर दो 1 आता है क्या, रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैंने कहा sec थीटा d थीटा 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। अब ध्यान सुनो, यहां पर से y² कॉमन ले लूं क्या, यहां पर से अगर मैं y² कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस x² अपॉन y², ठीक है। गॉस थ्योरम से करने पे बहुत छोटा हो जाता है, इसी वजह से 2 टाइप में पूछा जाता है। अब एक y ये, एक y ये, एक y चोरी हो गया, क्या बचा, e इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन y, ठीक, 0 से लेकर के 90 डिग्री। अब ध्यान सुनना, यहां लिखा sec थीटा d थीटा अपॉन 1 प्लस x² अपॉन y² है, ठीक, x अपॉन y क्या है, tan थीटा, तो x² अपॉन y² क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक। मैंने कहा e कितना आ गया, 2k लैम्डा अपॉन y, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, sec थीटा अपॉन यहां क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, यहां क्या लिखेंगे d थीटा, ये तो चोरी हो गया, क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन y, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, कितना आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा अपॉन ये आंसर पे इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन y, मैं कहा ये आंसर आ गया sin थीटा इंटीग्रेशन का। यहां क्या लिखेंगे, 0 से लेकर के 90 डिग्री, ठीक है। मुझे थोड़ा और जगह की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक, उधर भी लिखूंगा अभी थोड़ा सा। हमने कहा e इक्वल्स टू क्या आ गया, 2k लैम्डा अपॉन y, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाली कहानी है, तो sin 90 डिग्री माइनस sin 0 डिग्री, है ना। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो 2k लैम्डा अपॉन y, आंसर ध्यान सुनो आ गया यहाँ। मैंने कहा e इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन y, 2k लैम्डा अपॉन y, ठीक, और इधर 1 माइनस 0, तो आंसर कितना आ गया, 1, तो आंसर देखो इक्वल्स टू 2k लैम्डा अपॉन y, ये आ गया आंसर, ठीक। अब इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, ध्यान सुनना, k की वैल्यू पुट कर सकते हो और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें, इक्वल्स टू 2, या ऐसे मैं जो लिखना प्रेफर करता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन y। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इससे इसको काट देते हैं, मैं नहीं काटता क्योंकि मुझे लास्ट में वैल्यू याद करने में दिक्कत होती है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू 10.9 में डायरेक्ट रख सकता हूं, पर जब हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं तो काटने के बाद कॉम्प्लेक्स क्यों करें। फिजिक्स का आदमी हमेशा आलसी होता है, ध्यान रखना। जो आदमी आलसी नहीं, फिजिक्स का मास्टर नहीं हो सकता ना, फिजिक्स का स्टूडेंट हो सकता। आलसी लोगों की प्रवृत्ति क्या होती है पता है, वो जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। भाई मैं क्यों इसको जो है करूं, 2 कर दूंगा तो वैल्यू कितनी लिखनी पड़ जाएगी मुझको, 18, ठीक। 18 लिखना है, 4.5 लिखना हम भूल जाते हैं, तो हम क्या करें, सीधा सीधा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन y। आंसर ये याद रखने में भी आसान है, 2k लैम्डा अपॉन y, बाकी सारी चीजों में भी आसान, कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है।
फॉर्मूला कोशिश करना ऐसे ही, ठीक है। एक ये इंपॉर्टेंट है, एक सर्कुलर रिंग वाला बात समझ में आ रही। चलो इसको लिखते हैं, इसमें थोड़ा थ्योरी भी लिखनी है आपको।